और आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर किस प्रकार विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना। तो देखिए, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है और उस समय जिस समय अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर रहे थे, उस समय मैसूर दक्षिणी भारत का एक सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था मैसूर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हैदर अली, टीपू सुल्तान, उसके बारे में विशेष तौर पर हम जानकारी देखेंगे। ठीक है ना। तो उससे पहले ये हमें जानकारी होनी चाहिए अंग्रेजों ने विजय किस प्रकार प्राप्त की थी। चलो देखते हैं अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर विजय। देखिए, हमारे कला से लगातार चल रहे हैं। आप किसी को लग रहा होगा टॉपिक बीच में से शुरू करें, नहीं, बीच में नहीं शुरू कर रहे हैं। नीचे देखिए जो हेडलाइन है वो क्या लिखी है, सारे भाग वगैरह लिखे हुए हैं। अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर विजय। ठीक है ना, विजय। अब देखिए, दक्षिणी भारत के अंदर में जब अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी और पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसमें भी अंग्रेज चाहे भले ही युद्ध के अंदर भाग मत नहीं लिए हो। क्यों नहीं लिए? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली और मराठे थे और उस समय मराठे कमज़ोर हो चुके थे और साथ में मुगल थे, वो भी कमज़ोर हो गए। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, अंग्रेज अब भारत पर विजय प्राप्त करेंगे। तो उनका कुछ एक जोश बन गया था। और जब बंगाल उसके अधीन आ गया तब उनको लगा कि सूरत काफ़ी टाइम से हमारा उस पर शासन कर रहे हैं, मतलब हमारी कंपनी है, तो क्यों ना जो मैसूर वाला क्षेत्र पास में पड़ता है मैसूर पर हमारी विजय हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, हैदर अली उस समय इतना शक्तिशाली पावरफुल हो रहा था कि इसके नाम से भी अंग्रेज डर रहे थे। और फिर दूसरा कारण ये था कि यूरोप के अंदर अंग्रेज और फ्रांसीसी, कौन से बाबू, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, अंग्रेज व फ्रांसीसी दोनों के बीच में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, भारत में नहीं, यूरोप के अंदर। और ये फ्रांसीसी थे, वो हैदर अली का सपोर्ट कर रहे थे, हैदर अली का। और जिससे परेशान कौन थे? अंग्रेज थे। तो उनके लिए मैसूर पर विजय प्राप्त करना एक वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट हो गया था उनके लिए। चलो हम देखते हैं मैसूर है क्या। देखिए, मैसूर जब विजयनगर साम्राज्य था, क्या था बाबू? विजयनगर। उस समय विजयनगर के अधीन था मैसूर। लेकिन 1615 के अंदर, है ना, 1615 के अंदर एक युद्ध हुआ था, हाँ सॉरी, 1565 के अंदर, है ना, 1565 के अंदर एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? तालीकोटा का युद्ध। इस तालीकोटा के युद्ध के अंदर मैसूर था ये वो स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गया था। और एक व्यक्ति था वेंकट द्वितीय, वेंकट द्वितीय। इसने वहां पर वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी थी, वाडियार वंश की स्थापना कर दी थी। और इसी वाडियार वंश के जो अंतिम शासक थे वो कृष्णराज थे। कौन थे? कृष्णराज थे अंतिम शासक। और जो वास्तविक सत्ता थी वो देवराज व नंदराज के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? देवराज और नंदराज के हाथों में थी। तो ये बात की आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है ना, ध्यान रख लेंगे ना। और 1662 के अंदर इसने स्थापना की थी। कब की थी? 1662 के अंदर। कुल मिला के 100 साल के बाद के अंदर ये बातें हैं। कृष्ण ने मतलब कि जो ये था मैसूर उनके अधीन आने के बाद में लगातार शासन करते गए रहता, उसके बाद में ये इसमें यहाँ पर विजय प्राप्त करता है। इसके बाद में क्या होता है, अब शुरू होती है यहाँ पर। और जिस समय ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, वाडिया राजवंश की भी स्थापना हो गई थी, वेंकट द्वितीय ने भी शक्तिशाली शासन व्यवस्था के रूप में उभरने लग गया, राजा भी हो गया। तब हैदर अली इनकी सेना में शामिल होता है। हैदर अली को लगा कि मैं मैसूर की जो हमारी सेना है उसके अंदर मैं शामिल हूँ, सेना में भर्ती हूँ, मैं एक अच्छा घुड़सवार बनूँ, सैनिक बनूँ। तब वो घुड़सवार में शामिल होता है
और कहीं छोटे मोटे ऐसे युद्ध करता जिसके अंदर उसकी मतलब कि बाहुबली जो बहादुरी देख के वो राजा भी प्रसन्न हो जाता है, और राजा को लगता है कि आने वाले समय के अंदर हैदर अली मैसूर की राज्य की सुरक्षा करेगा। और जब समय आते आते वहाँ का राजा का देहांत हो जाता है, तो हैदर अली वहाँ पर स्वतंत्र रूप से अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लेता है। और वहाँ पर एक होता है डिंडीगुल। क्या होता है? डिंडीगुल एक व्यवस्था होती है सेना की, डिंडीगुल, है ना, उनकी सेना की व्यवस्था की स्थापना कर देता है और सेना का एक नया मोड़ दे देता है हैदर अली। और जब हैदर अली नया मोड़ देता है तो ये बात अंग्रेजों को राज नहीं लगी कि हमारे राज के अंदर हैदर अली जैसे लोग यदि शक्तिशाली होंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और इसी समय में अभी बताया था बात कि हैदर अली ने फ्रांसीसियों से दोस्ती अच्छी कर रखी थी। किसने? फ्रांसीसियों से। और यही बात अंग्रेजों को राज नहीं आई, ठीक है ना। तो उसके लिए सिरदर्द बन चुका था हैदर अली, और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने मराठा और मुगलों को अपने अधीन किया। अंग्रेज़ों ने कहा, देखिए मराठा साहब, आप ऐसी बात है कि जो हैदर अली है वो आपके क्षेत्र में पड़ता है और उसने शक्तिशाली रूप से अपनी सेना मजबूत की है, वो आपके लिए भी घातक होगा, तो इसलिए आप हमारा सपोर्ट दीजिए। और यदि मराठा उनके सपोर्ट दे देते तो कौन भी साथ में हो जाते? मुगल हो जाते हैं। और एक बार मराठा और मुगल दोनों मिलके अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था, लेकिन हैदर अली ने अपना दिमाग चलाया, खोपड़ी चली, और मराठा को और मुगलों को अपने अधीन कर लिया। बोलो ये नालायक है अंग्रेज, है ना, इनकी क्यों बहकाओ मारते हो, है ना, इन पर भरोसा मत कीजिए, ये एक दिन पूरे भारत को बर्बाद करके रख देंगे। और वास्तव में उन्होंने किस प्रकार बर्बाद किया था वो तो आप समझ सकते हैं। कुछ देख के गए थे, उससे ज़्यादा लूट के गए थे, है ना। बहुत सारे इनको जो, जैसे अब कैसे कहे, एक जो दिल्ली सल्तनत था, है ना, जो मुगलों का काल था, वो एक अच्छा काल माना जाता है। कैसे माना जाता है? क्योंकि उनके लिए दिल्ली सल्तनत और मुगलों के लिए जो कुछ भी था वो भारतीय था, है ना। वो आन बान शान जो भी थी उनका वो भारतीय था, ना कि दूसरा उनकी कोई राज्य था। वो जितना भी लूटते, जितना भी करते, जितना भी धन लेते, वो केवल अपने वहीं पर वापस लगाते थे, है ना। राज्य के किले वगैरह बनाना, सुरक्षा करना, वे सारा काम वो करते थे। लेकिन अंग्रेज थे, यहाँ से धन वगैरह लूट लूट के अपने देश में ले जाकर अपनी शासन व्यवस्था मजबूत की थी। तो ये दोनों में फ़र्क है। आप सोच सकते हैं अच्छा कौन है। अकबर जैसा है ना, कितना भी मान सकते हो उसमें कुछ बुराई भी थी होगी, लेकिन फिर भी एक अंग्रेज़ों की तुलना में ठीक भी थे, अच्छे भी थे, ऐसे लगता है ना। अब देखिए, अब ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, जो हमारा टॉपिक पर बात करते हैं, है ना। इस प्रकार की, मतलब कि कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने मराठा और मुगलों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन हैदर अली को लगा कि ये बात ठीक नहीं है, और हैदर अली ने मराठा और मुगलों को संदेश भेजा कि अपने मातृभूमि की रक्षा कीजिए, ये समय है, ये समय मत गंवाइए। तो ऐसी कुछ शायरी वगैरह लिखी थी। ऐसी बातें लिखने की वजह से मराठा और मुगल दोनों किसके पक्ष में आ गए? हैदर अली के पक्ष में आ गए। और फ्रांसीसी भी किस में पक्ष में थे? हैदर अली के पक्ष में थी। और अंग्रेज कैसे थे? अकेले थे। कैसे थे? अकेले थे। और ये बात है 1767 से 69 के बीच में। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और इस समय क्या करते हैं, अंग्रेज इन पर आक्रमण कर देते हैं, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, जिसके अंदर हैदर अली विजय प्राप्त करता है। लेकिन ये बात बहुत कम दिखाई जाती है कि हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। कहाँ देख, कभी मेरे मुंह से सुना होगा हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। लेकिन हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, ये तो अभी सुन रहे हो शायद तक। लेकिन अंग्रेजों ने हैदर अली को हराया, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने हैदर अली को हराया, ये काफ़ी बार सुना है। जो अंतिम समय में हैदर अली मरा था, है ना, वो बात आपको पता हुई। तो इसके अंदर वो अंग्रेज पराजित हो गए, और फिर अंग्रेजों ने कहा अब संधि कर लेते हैं। किसी ने बोला मर गए हो, अंग्रेजों के कोई थे सैनिक वगैरह, उसने बोला अब मर जाना चाहिए हमको, इस प्रकार हम संधि कर रहे पराजित होकर, और हमारा डंका बंगाल पर पूरे पर बज रहा है। वहाँ का गवर्नर था, उसने कहा बेटा रुक जा तुम, अभी समय अलग गया, जब समय आएगा ना अपना, तो हमारा डंका भी मैसूर गंज बजेगा।
लेकिन अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा तो मेरी काम सुन। उसने अपना दिमाग लगाया गवर्नर है और इनसे संधि कर ली, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि 4 अप्रैल को, और 1769, मिटा देते हैं, ठीक है ना। कब करते हैं? 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। हैदर अली वीएस अंग्रेज, ठीक है ना, ये है बात। अब इसके बाद में क्या होता है, जब 1771 के अंदर मराठा जो हैदर अली के दोस्त थे, उसी ने ही हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। और इस संधि में शर्त क्या थी कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ती है अंग्रेजों की तो हैदर अली अंग्रेजों की सहायता करेंगे। संधि में यदि अंग्रेजी कभी हैदर अली की समस्या उत्पन्न हो जाए तो अंग्रेज सहायता करेंगे, और यदि अंग्रेजों की समस्या हो जाए तो हैदर अली सहायता करेंगे, चाहे युद्ध की भूमि हो, चाहे आर्थिक हो, किसी के क्षेत्र में हो, यह संधि होती हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा हम मराठा पर आक्रमण करेंगे, क्या करेंगे, मराठा पर आक्रमण करेंगे, तो हैदर अली क्या करेगा, हमारा सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि संधि के अंदर बात कही गई है। तो ये बात अंग्रेजों ने बोली थी मराठा को कि मराठा ऐसी बात है कि हम संधि के अंदर हमारी ये शर्तें हैं, आप इनके साथ में थे हैदर अली के, लेकिन मिला क्या, और यदि मैं आपके ऊपर आक्रमण करता हूँ तो हैदर अली मेरा सपोर्ट करेगा, तुमको क्या मिलेगा। तब मराठा ने सोचा, रे हैदर अली हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, इसका मतलब तो यही है ना। बट ये इसकी गद्दारी नहीं थी, उसने बस नॉर्मली संधि की थी कि हाँ कैसे भी युद्ध समाप्त हो जाएगा ना, रुक जाइए एक बार। तो फिर इनका फायदा उठाते हुए मराठा द्वारा आक्रमण किया गया था 1771 के अंदर, और उस समय अंग्रेजों ने क्या कर लिया, हैदर अली का सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया हैदर अली ने। फिर है ना, यहाँ पर आगे एक शासक होता है लॉर्ड हेस्टिंग, है ना, वॉरेन हेस्टिंग। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, इनकी एक जगह होती है माहे, जो फ्रांसीसी की होती है, मतलब इनकी है हैदर अली की, उन पर आक्रमण कर देता है। तो फिर ये हैदर अली के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसी कारण दोनों के बीच में युद्ध होता है, पोर्टो का युद्ध। कौन सा, पोर्टोवा पोर्टोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, नोवा का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर 7 दिसंबर 1782, कब, 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उसी समय टीपू सुल्तान इसकी सेना का नेतृत्व करता है। क्या करता है, टीपू सुल्तान इस सेना का नेतृत्व करता है। और फिर आगे जाके उसी सन 82 के अंदर एक ये करते हैं, मंगलोर की संधि कर देते हैं अंग्रेज और इनके बीच में, मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि, ठीक है ना। इस संधि के माध्यम हो गया कि तुम्हारा क्षेत्र तुम्हारा और मेरा क्षेत्र मेरा, है ना। इस संधि के अंदर ये बातें हो गई थी। अब थोड़ी टीपू सुल्तान के बारे में बात कर लेते हैं। टीपू सुल्तान 1782 के अंदर शासक बनता है, और वह 87 के अंदर क्या करता है, 87 के अंदर बादशाह की उपाधि धारण करता है, बादशाह की। और फिर उसी अपने जो राज्य होता है, राज्य के अंदर क्लोबन क्या करता है, राज्य के अंदर आधुनिक कैलेंडर की स्थापना करता है, और एक काम करता है, क्लब है ना, जैकोबिन क्लब। एक बात होती है श्रीरंगपट्टनम, एक जगह है श्रीरंगपट्टनम, रंगपट्टनम। हैदर अली क्या कहता, मतलब कि टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के अंदर जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। किसकी करता है, जैकोबिन क्लब की, जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। तो ये छोटा था इसका परिचय था, किसका, टीपू सुल्तान का। तो ये इस प्रकार टीपू सुल्तान क्या होता है, शक्तिशाली होता है। और एक मंदिर था श्रृंगेरी मंदिर। कौन सा था, श्रृंगेरी मंदिर,
इनकी भी मरम्मत करवाता है श्रृंगेरी मंदिर की। कौन कराता है? टीपू सुल्तान। और इसके बाद के अंदर ये क्या होता है, ये तो इसके जो निजी परिचय था वो भी साथ में बता दिया और युद्ध भी समाप्त हो गया। अब तीसरी युद्ध होता है वापिस। अब द्वितीय युद्ध कब था? मतलब कि 1780 में 82 के बीच में, ठीक है ना। तो ये इसकी युद्ध की जो रणभूमि थी। और फिर इसके बाद में वापस युद्ध होता है 1790 के आसपास में, तृतीय युद्ध। अब जब 90 से 92 तक युद्ध होता है। अब इस युद्ध के अंदर क्या था, एक व्यक्ति था कॉर्नवालिस, अंग्रेज अधिकारी था कॉर्नवालिस, ठीक है ना। ये अंग्रेज अधिकारी था। इसने क्या किया था, टीपू सुल्तान, इसने अपनी 3 सेना का संगठन बनाया था, मुगल और मराठा और खुद, है ना। इन तीनों का एक समूह बना दिया। और इसी समय टीपू क्या करता है, फ्रांसीसियों को भी संदेश भेजता है और कुस्तुनतुनिया तो उनको भी संदेश भेजता है, ये आप आइए और हमारे साथ को संधि कीजिए और हम युद्ध के अंदर युद्ध शुरू करने वाले अंग्रेजों से हमारा सपोर्ट कीजिए। इस प्रकार ये भी अपना गुट बनाता है और वो भी अपना गुट बनाते हैं। लेकिन वो क्या, इन पर दबाव डाल देते हैं अंग्रेज के, नहीं इसकी गलती है टीपू सुल्तान की, और इस गलती का कारण लेते हुए इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। कौन करता है? अंग्रेज। और जब अंग्रेज आक्रमण करते हैं तो एक भयंकर युद्ध होता है, इतना खतरनाक युद्ध होता है जिसकी कोई हद नहीं है। किसके बीच में? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। ये तीसरी युद्ध था, 1790 में शुरू हुआ था और 92 तक चला था, यानी कि 2 साल तक का चला था। और फिर इसके बाद में श्रीरंगपट्टनम एक जगह पड़ती है, उसमें यहाँ पर संधि होती है इन दोनों के बीच में, श्रीरंगपट्टनम 1792 के अंदर। फिर जब ये संधि होती है तो इस संधि के अंदर ये बातें होती हैं कि इनके कुछ थे बच्चे वगैरह थे, है ना, टीपू सुल्तान के, उनको भी अपने अधिकार में ले लेता। और 3 करोड़ रुपए थे, है ना, अंग्रेजों इनकी क्षतिपूर्ति के ले लेते, कि क्षतिपूर्ति के लिए तो इतने पैसे भी दे, 3 करोड़ रुपए ले लेते। और 2 बच्चे थे वो भी अपने अधिकार में रख लेते। इस प्रकार की संधि की, है ना, एक अपमानजनक संधि थी टीपू सुल्तान के लिए, ये बात थी। और उसी समय कॉर्नवालिस ने कहा था, अंग्रेजों का गवर्नर था, अधिकारी था, उसने कहा था कि हमें हमारे जो दुश्मन हैं उनको आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है, और उनके जो दोस्त थे, है ना, उनको तो हम आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है, और उनके दोस्त को, तो हमारे दोस्त हैं, उनको हम शक्तिशाली नहीं होने दिए हैं। ये किसने बोला था? ये अंग्रेजों का अधिकारी कॉर्नवालिस ने बोला था। क्या बोला था? कॉर्नवालिस ने ये बातें बोला थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा सात्य को शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। क्या नहीं दिया है? सात्य को शक्तिशाली बनने नहीं दिया है, ये मतलब कि अंग्रेजों ने बोला था। और इसके बाद में एक नया शासक बनता है, अंग्रेजों का गवर्नर बनता है ना। वो गवर्नर एक ऐसा गवर्नर था जिसने इन पर आक्रमण किया था, है ना। अंग्रेजों ने क्या किया था? एक चतुर्थ युद्ध होता है, लॉर्ड वेलेस्ली नाम होता है। किसके आता है? लॉर्ड वेलेस्ली। मिटा देते हैं, फिर शुरू करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना, ये था लॉर्ड वेलेस्ली। इसने क्या किया था? इन पर आक्रमण करने की कोशिश करता है 1799 के अंदर, 1799 इसके समय लॉर्ड वेलेस्ली ने इसने सीधा बोल देता। उस समय क्या है कि जो नेपोलियन था ना, फ्रांस वाला, उसका भी प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो उससे भी वो अंग्रेज डर रहे थे। तब अंग्रेजों को लगा कि अब तो मैसूर यह था हमारे अधीन होना चाहिए पूर्ण, और या फिर किसी भी तरह से हमारे वहाँ शासन है जो पूरा अपना होना चाहिए। तो इन्होंने इसी बात को लेकर श्रीरंगपट्टनम पर संधि के उल्लंघन करते हुए वहाँ पर आक्रमण किया था। और टीपू सुल्तान ने इसी के क्षेत्र में बहादुरी से ये इनका युद्ध किया, लड़ा था वापस सामने, और सेना भी इतनी शक्तिशाली से लड़ी थी जिसका कोई याद नहीं है। लेकिन बदकिस्मत ये होता है चतुर्थ युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी हार होती है टीपू सुल्तान की, अंतिम पराजित हो जाते हैं। फिर मैसूर में क्या करते हैं, अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते हैं, और फिर कृष्णराज को, वहाँ पर एक बालक थे कृष्णराज, उनको राजा बना देते हैं, कृष्णराज को मैसूर का। लेकिन मैसूर संपूर्ण रूप से इनके अधिकार में था।
ये थी इनकी मैसूर की सारी भी प्रक्रिया, ठीक है ना। फिर बात आती है मराठा पर विजय किस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। अब जब मराठा के बारे में बात करते हैं, मैंने लगभग मराठा की सारी जानकारी दे दी है, मराठा के शासनकाल के समय, है ना। जब अंग्रेज द्वारा किस प्रकार मराठा से युद्ध किया गया था, पानीपत का युद्ध, उसके बारे में मैंने जानकारी दे रखी है, लेकिन फिर भी बता दिया जाए तो अच्छा रहता है। देखिए बाला, ऐसे मान सकते हैं जैसे शिवाजी थे, है ना। शिवाजी के बाद में बालाजी विश्वनाथ एक अच्छे शक्तिशाली राजा के, मराठा के राजा के रूप में उभरते हैं, जिनका शासनकाल 1713 से लेकर 1720 तक रहता है। कितना? 1713 से लेकर 1720 तक रहता है, 20 तक। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, इनका शासनकाल रहता है। और ये क्या करते हैं, जब शिवाजी के बाद में जो साहूजी थे, है ना, उन साहूजी को ताराबाई के विरोध में सहायता भी देते हैं, युद्ध के अंदर भी भाग लेते हैं, है ना, फुल तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। और उन्होंने एक सबसे अच्छा काम ये किया था, जो मुगल थे और जो मराठा के जो बहादुर शाह थे, है ना, उनके बीच में संधि भी करवाते हैं। सैयद बंधु थे, मुगल थे और सैयद बंधु, उन दोनों के बीच में संधि भी करवाते हैं। और इसी संधि करवाते हैं 1719 के अंदर। कब कराते हैं? 1719 के अंदर संधि कराते हैं मुगलों के बीच में और सैयद बंधुओं के बीच में। और इसी संधि को लेकर रिचर्ड टेम्पल्स ने कहा था। किसने कहा था? रिचर्ड रिचर्ड टेम्पल ने कहा था कि ये संधि है वो मराठा के लिए मैग्ना कार्टा है। क्यों है? क्योंकि इन्हीं के राजा ने मुगलों और मुगलों के जो सैनिक थे, यानी कि सैयद बंधु थे, उनके बीच में संधि कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मराठा एक शक्तिशाली के रूप में उभरे हैं, उनकी विजय हुई है, उनको ये अधिकार मिला है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है, कहा जाता है। ये बात थी इसकी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसके बाद में बाजीराव प्रथम शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, ठीक है ना। 1720 से 1740 के बीच में। ये इनका पुत्र था भाई, ध्यान रख लेना। किसका पुत्र था? हाँ, बालाजी विश्वनाथ का। अब देखिए ये बातें भी आपको ध्यान रह जाती हैं। देखिए बाजीराव प्रथम के समय 20 से 40 लेख समय इस प्रकार का शासन, अंग्रेजों द्वारा शासन स्थापित करना और मराठा के लिए एक चिंता का विषय था। किस प्रकार युद्धों के अंदर भी विजय प्राप्त करनी है। लेकिन बाजीराव प्रथम एक शक्तिशाली, एक अच्छा राजा के रूप में उभरता है और उसने हिंदू पादशाही, कौन सी? हिंदू पद पादशाही, है ना, इनका भी एक, है ना, भरपूर तरीके से महत्व बढ़ाता है और इनको एक शक्तिशाली के रूप में बनाता है, इस पद को, हिंदू पद पादशाही को। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। और इसी बाजीराव ने कहा था, क्या कहा था? कि हमें बस वृक्ष होता है, उन वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वृक्ष होता है ना, उनकी जो जड़ होता है ना, जड़ के अंदर जहर डाल दीजिए, उसके जो तन्ने हैं, पत्तियां हैं, वो अपने आप गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्तियां हैं वो अपना आप गिर जाएगी, टूट जाएगी। इनका कहने का मतलब ये था, वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उनके तन्ने काट दीजिए, जड़ें काट दीजिए, पेड़ अपना आप गिर जाएगा, जो पत्तियां हैं वो भी गिर जाएगी और टहनियाँ भी टूट जाएगी। इसका मतलब यही होता है कि मुगलों को जो मेन जड़ है ना, वो ख़त्म कीजिए, मुगल अपना आप ख़त्म हो जाएंगे। ये मराठा ने बोला था बाजीराव प्रथम ने। तो इस प्रकार से बाजीराव एक शक्तिशाली के रूप में उभरता है। और फिर क्या करता है? 1740 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इनका जो बेटा होता है वो राजा बनता है। कौन बनता है? बाजीराव प्रथम के बाद बनता है बालाजी बाजीराव। कौन बनता है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव,
वही 1714 से कहाँ लेकर आ रहे, 1740 से 1761 तक शासन रहता है, यानी कि पानीपत के युद्ध में तक शासन रहते हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जब अंग्रेज पूर्ण रूप से मराठा पर अधिकार करना चाहते थे, अपने अंडर में करना चाहते थे। उस समय एक शक्तिशाली ग्रुप में उभरता है। और ये इनका शासन बालाजी बाजीराव का इस प्रकार था कि पानीपत के अंदर युद्ध होने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने। और जब पानीपत में युद्ध होता है, क्या होता है, पानीपत के अंदर युद्ध होता है, उस समय पानीपत के युद्ध की याद रखना 14 जनवरी, मैंने बता रहा कि ये क्लास अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 3 क्लास के आसपास पहले ही बनी है। 14 जनवरी 1761 के अंदर पानीपत का युद्ध आता है, ठीक है ना। इस समय क्या कहता है, बाजीराव तो शासक थे ही, फिर है ना, इस समय अहमद शाह अब्दावली आक्रमण करता है, अहमद शाह। और ये अहमद शाह अब्दावली का 5वां आक्रमण था, ये बात ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दावली, ठीक है ना। उसने 5वां आक्रमण करता है मराठा पर, और इस आक्रमण करने का कारण भी कुछ विशेष तौर पर था, है ना। क्या था, विशेष तौर पर था। और यहाँ पर थे शिवराव भाऊ, ये इनके मैन हेड जो कह सकते हैं सेनापति, वो थे ये थे, है ना। फिर हम कह सकते हैं, और इनके एक और सेनापति थे, इब्राहिम खान गारदी। कौन थे, इब्राहिम खान गारदी। ये थे इनके जो कह सकते हैं घुड़सवारा का जो प्रधान है, सॉरी तोप खाने का प्रधान। कौन थे, तोप खाने के प्रधान थे। और इसी समय एक जो घोड़े वगैरह होते हैं उन पर ये तोपे रखते थे, है ना। लेकिन जब युद्ध की स्थिति हुई, युद्ध की जब शुरुआत होती है, उस समय खूब तरह से बारिश होती है, और पानीपत का मैदान ऐसा मैदान था जिसके अंदर पैर फिसलने शुरू हो जाते थे, और ये पानी के अंदर। और फिर दूसरी बात थी, ये थे ना मराठे, वो एक धरातल की स्थिति है, वो एक ढलान की स्थिति के अंदर थे, और अहमद शाह अब्दाली ऊपर से आ रहा था, वो ऊंचे पे था, और उसके पास में ऊँट थे, और वो ऊँटों पर तोपें रख रखी थी उसने। और इसी कारण अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर विजय प्राप्त करता है, और भयंकर तरीके से विजय प्राप्त करता है, और ये पानीपत के युद्ध के अंदर मराठा की हार होती है। हमें बस इस बात की चिंता होती है कि 1761 के अंदर मराठा की हार हो जाती है। किसकी हार हो जाती है, मराठा की हार हो जाती है। फिर बंगाल के अंदर पलासी के युद्ध 1764 के अंदर, बक्सर के पलासी के युद्ध 1700 मतलब कि 57 के अंदर पलासी के युद्ध हो जाता है। उसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है, वो पूर्ण रूप से एक अंग्रेजों की विजय हो जाती है। 61 में ये हो गया पानीपत वाला युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध विजय प्राप्त कर लेते पूर्ण रूप से, उसके बाद में बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चा क्या है पीछे, तो यही कारण सबसे बड़ा बहुत कठिन कारण होता है। और जब बालाजी जो बाजीराव है ना, 1761 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर माधवराव शासक बनते हैं। कौन बनते हैं, माधवराव, जो इनके ही पुत्र थे, माधवराव प्रथम शासक बनते हैं। ये बनते हैं 1761 से लेकर 1772 तक शासक रहते हैं। कितने तक, 1761 से लेकर 1761 से 72 तक शासक रहते हैं। कौन रहते हैं, माधवराव प्रथम। और जब इनकी 1772 के अंदर मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है, 1772 के अंदर, तो इनके बाद में इनके छोटे भाई थे नारायण राव, इनको शासक बनाया जाता है। लेकिन रघुनाथ राव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रघुनाथ ने कहा, यार मेरे राज के अंदर मेरे रहते हुए नारायण राव कैसे शासक बनेगा, मेरे को समझ में नहीं आती है। और रघुनाथ राव को इतना गुस्सा आता है, किसको आता है बाबू, रघुनाथ राव को। और इसी रघुनाथ राव ने किनकी हत्या कर देता है, नारायण राव की हत्या कर देता है। और नारायण राव की हत्या करने के बाद में खुद क्या करता है, राजा बन जाता है। और जब खुद राजा बनता है, तब इनके आसपास वाले सैनिक थे,
है ना, वो इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं और चैलेंज कर दिया कि यहाँ से भाग जा वरना तेरे को मार डालेंगे। फिर रघुनाथ राव यहाँ से भाग जाता है और अब कहाँ जाएगा, अंग्रेजों की शरण में जाएगा, क्योंकि बचे तो अंग्रेज ही थे, बाकी तो और कोई बचे नहीं थे। फिर ये जाके रघुनाथ राव यहाँ से भाग जाता है और अंग्रेजों की क्या कर लेते हैं, शरण में चला जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, रघुनाथ राव को बोला, रघुनाथ राव को, आओ साहब आओ यहाँ पर बैठो विराजो, और आप हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। और अंग्रेज यही चाहता था कि मराठा का ऐसा कोई हमें व्यक्ति मिल जाए जिससे हम पूरे मराठा शक्ति अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो रघुनाथ राव उनको मिल गया। तो फिर रघुनाथ राव मिलने के कारण ही इन्होंने एक संधि कर ली थी। किसने की थी, अंग्रेजों और रघुनाथ राव के। अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में संधि होती है सूरत की संधि। कौन सी होती है, सूरत की संधि। संधि कब होती है बाबू, 1775 के अंदर संधि होती है। ठीक है ना, बहत्तर में राजा बना था, फिर ये भाग गया था बीच में छोड़ के, 1775 के अंदर संधि होती है। और इस संधि के माध्यम से ये बातें हो गई थी कि रघुनाथ राव अब अंग्रेजों का सपोर्ट करेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों के अनुसार जो वहाँ के जो कलकत्ता जो बम्बई वाले थे उनको ये बातें पसंद नहीं थी, उनकी बातें पसंद नहीं थी। तो फिर उसी जगह दूसरी संधि करते हैं, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, क्योंकि रघुनाथ राव को विश्वास नहीं था, क्योंकि ये राजा है ही नहीं, फिर राजा दूसरा है। तो फिर वो माधवराव द्वितीय राजा बना था, माधव नारायण राव द्वितीय, माधवराव द्वितीय कह सकते, नारायण द्वितीय कह सकते, लेकिन था द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय ये राजा बना था। इनसे मतलब कि संधि की थी, पुरंदर की संधि। और इससे संधि करने के बाद में बोला था कि अब ये जो हमारी संधि है ये इम्पोर्टेंट संधि है, और इस संधि के तहत तुम अपने राज्य पर शासन करोगे और हम अपने राज्य पर शासन करेंगे। कौन सी संधि के माध्यम से, इस संधि के माध्यम से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है, पेन की जगह है ना। इसमें माना गया था वो जो साल सेठ वाला जो क्षेत्र है, साल सेठ, साल सेठ, इन क्षेत्र पे भी क्या कौन, अंग्रेज के बिना कर वगैरह से हम मतलब कि व्यापार वगैरह करेंगे। मराठा ने कुछ मना नहीं किया, ठीक है आप करिए व्यापार करिए। लेकिन वहाँ की जब बम्बई की सरकार थी, है ना, जहाँ पर गवर्नर थे बम्बई वाले, तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया, देख भी हमारी ये बात ठीक अच्छा नहीं लगता है, या मराठा से इस प्रकार की संधि कर दो, ये अच्छा काम नहीं है। किसने, बम्बई की सरकार ने। फिर बम्बई की सरकार ने उनका विरोध किया था और युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध के अंदर क्या होता है, ये 7 वर्ष तक जाता है, युद्ध चलता है। कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक। और 1782 के अंदर ये युद्ध समाप्त होता है और एक संधि होती है साल भाई की संधि। कौन सा युद्ध समाप्त होता है, 1782 का युद्ध समाप्त होता है ना, 1782 में युद्ध समाप्त होता है और संधि होती है साल भाई की संधि। कौन सी संधि होती है, साल भाई की संधि। और जिस संधि के माध्यम से कुछ शर्तें थी वो इनकी संधि थी, शर्तें थी। लेकिन साल भाई की क्वेश्चन आएगा, साल भाई की संधि कब की गई थी, तो 1782 के अंदर। और कब कौन सा युद्ध था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में क्या आता है, द्वितीय आंग्ल मराठा के युद्ध के अंदर ये बातें आते हैं फिर 1800 के आसपास। कब आती हैं, 1800 के आसपास। अब देखिए 1800 के अंदर इनकी कह सकते हैं एक अच्छा चाणक्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, चाणक्य, चाणक्य। कौन था, फडणवीस, नाना फडणवीस, ठीक है ना। ये इनका चाणक्य था मराठा का। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1800 के अंदर। और अंग्रेजों का जो गवर्नर कह सकते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं, उसने कहा था अब फडणवीस मर गया है, अब मराठा का साम्राज्य भी मर गया है, मराठा खुद अब मर गए, अब मराठा के अंदर कुछ नहीं बचा है। क्या नहीं बचा है, मराठा का अब कुछ नहीं बचा है। ये किसने कहा था, ये इन्होंने कहा था। और एक बात आप पहले ध्यान रखना, जो मैसूर का जो अंतिम युद्ध था ना, चतुर्थ युद्ध, उस अंतिम युद्ध के अंदर इनका जो था वो मतलब कि कह सकते हैं अंग्रेजों का जो अधिकारी है ना, अंग्रेजों के वारेन वेलेजेली है ना, वेलेजेली ने कहा था, लॉर्ड वेलेजेली, उसने कहा था कि जो मैसूर का जो साम्राज्य है ना
वो अब हमारे कदमों में है, यानी कि जो पूर्व का साम्राज्य है वो अब हमारे कदमों में है था। मतलब कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ये बात बोली थी जो अंगल और मैसूर के युद्ध के अंदर, चतुर्थ युद्ध के अंदर, ठीक है ना, जिस समय टीपू सुल्तान मर गया था। थोड़ी ये बीच में है ना, बीच में भूल गया था, अब छोड़ो, ये याद रख लेना। अब इसके बाद वापस बात करते हैं। चाणक्य फडणवीस मर गया था, और जब चाणक्य फडणवीस मरा तब इनके कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा अभी तय करने वाला कौन था, तो इसी का ये फायदा उठा रहे थे। तो फिर यहाँ पर राज्य बनता है बालाजी द्वितीय, है ना, बाजीराव, बालाजी बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। तो ये इस प्रकार के क्या करता है, बाजीराव द्वितीय कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, केवल बाजीराव द्वितीय कह सकते हैं, द्वितीय, ये राजा बनता है द्वितीय। और ये क्या करता है, एक जसवंत राव होलकर था। मेरी बात ध्यान से सुनना आप, क्योंकि मेरी बातें धीरे बोलता हूँ लेकिन बातें इंपॉर्टेंट है, मैं शब्द पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, ना बीच में कताई बनाता हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, ना कि बीच में कताई बनाता हूँ। तो ये बात याद ध्यान रखना। क्या करता है बाजीराव द्वितीय, क्या करता है, जसवंत राव एक होलकर होता है, जब ये 1803 की बात है, ध्यान रखना, जसवंत राव होलकर। ये क्या करता है, जसवंत राव होलकर का एक छोटा भाई था बिट्टू, क्या कहते, बिट्टू होलकर कह सकते हैं ना, बिट्टू होलकर कह सकते हैं। इस बिट्टू होलकर को क्या करते हैं, ये इनकी हत्या कर देता है। और जब बिट्टू की होलकर का हत्या करते हैं तो ये जो होलकर वंश के थे जितने भी थे, ये इसके बाजीराव द्वितीय के विरोध में हो जाते हैं। और यही बाजीराव द्वितीय कहाँ चला जाता है, कहाँ जाएगा बाबू, अंग्रेजों की शरण में जाएगा। और यही अंग्रेज फिर इनके साथ में क्या करेंगे, संधि करेंगे। कौन सी संधि करेंगे, बेसिन की संधि करेंगे। क्या बात है, बेसिन की संधि अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों व बाजीराव द्वितीय के साथ में। समय समय की बात है, क्या है, समय समय की बात है बाजीराव द्वितीय के साथ में। वो बोला जाता है, कदी कदी गांड रातों सिंह भी हार जावे, समय को भरोसो को नहीं कब पलटी मार जावे। ये समय है, समय समय की बात होती है, समय बदल जाता है, बस यादें रह जाती हैं, समय वापस वो नहीं आता है, बस यादें याद आती हैं। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है, जितना समय है उतना पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा। देखिए अब ये हो गई बेसिन की संधि। बेसिन की संधि किसमें के बीच में थी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में थी 1803 के अंदर। कब हुई थी, 1803 के अंदर। अब ये क्या करते हैं, अब इनके बीच में संधि हो गई, अब ये संधि करेंगे होलकरों के बीच में। किसके बीच में संधि करेंगे, होलकरों के बीच में संधि करेंगे। किसके बीच में करेंगे, होलकरों के बीच में संधि करेंगे, है ना। अंग्रेजों और भोंसले, कौन थे, भोंसले व अंग्रेजों, भोंसले व अंग्रेजों, अंग्रेजों के बीच में देवगांव की संधि। कौन सी, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। ये है ना, भोंसले और अंग्रेज, मतलब कि भोंसले से क्या करते हैं, अंग्रेज संधि कर लेते हैं देवगांव की संधि। हमारा देवगांव ऐसा गांव है जो अच्छी तरीके से संधि हो सकती हैं। तो इसका मतलब जो भोंसले जितने भी थे, भोंसले के जितने भी सेनापति थे वो किसके अधीन हो गए, अब अंग्रेजों का अधीन हो गए। तो इस प्रकार की बातें थीं। अब इसके बाद में जो बात आती है वो हमारी ये आती है देवगांव संधि के बाद में सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कौन सी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये भी 1803 के अंदर, है ना। सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में, किसके बीच में होती है, सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में। ये भी बातें ध्यान रखनी है। हो गई संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बेसिन की संधि, सालबाई की संधियाँ, बंगलोर की संधियाँ, मद्रास की संधि। अरे संधियाँ चाहेंगे कि जितनी संधि थी खूब सारी संधि थी, अब पढ़ी जितनी थी, लेकिन बेसिन की संधि, सालबाई की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, ये अब मराठा के लिए इम्पोर्टेंट है। वो उसके लिए इम्पोर्टेंट थी और ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। फिर अंतिम पार्ट के अंदर युद्ध हो जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, इन पर युद्ध कर देते हैं, किस पर, मराठा पर। और फिर राजपुर घाट की संधि कर लेते हैं 1805 के अंदर।
अंग्रेजों ने कहा भी अब संधि करनी पड़ेगी, राजपुर घाट की संधि। तो प्रश्न आ सकता है राजपूत घाट की, है ना, राजपुर घाट की संधि कब की गई थी? तो 1805 के अंदर की गई थी। और किस किस के बीच में की गई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच में की गई थी। ये बात यहाँ रखते हैं। और ये युद्ध कब था? ये था 1803 वाला युद्ध था। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, 1803 से लेकर 5 तक ये क्या था? सेकेंड अंग्रेजों और मराठा वाला युद्ध था। अब तृतीय युद्ध बात कर लेते हैं, है ना। तृतीय युद्ध 1817 के आसपास है, वो तृतीय युद्ध है, ठीक है ना। 17-18 कर लेना। अब क्या करते हैं, अंग्रेज ने कहा भी अब पूर्ण रूप से मराठा हमारे अधीन होना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रहा है कि हम भारत पर विजय प्राप्त करेंगे। और यदि मराठा कभी भी शक्तिशाली हो सकते हैं, इसके कारण अब मराठा को पूर्ण रूप से हमारे अधीन कर लीजिए। और ये एक अंतिम रूप से एक युद्ध होता है, किर्की का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? किर्की का युद्ध। किर्की का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर क्या करते हैं, अंग्रेज पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं किर्की के युद्ध के अंदर। उसने बोल दिया कि लॉर्ड हेस्टिंग ने बोल दिया अब विजय हमारी है ना, अब क्या है, विजय हमारी है। और उनको क्या करते हैं, शासकता उनको कानपुर के बिठूर में भेज देते हैं कि बेटा तुम जा वहाँ पर शासन कर। कानपुर के बिठूर में भेज देते हैं कि जहाँ अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ये थे इसकी विजय। अब हार के कारण क्या थे? आप अनुमान लगा सकते हैं कि मराठा में एकता नहीं थी, है ना। कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। सिंधिया अलग हो गए थे, होलकर अलग हो गए थे, और मराठा को जो मेन जो रेड घाटी थी वो अलग हो गई थी। और फिर रघुनाथ राव उनके पक्ष में चला गया था। तो संधिया एक मजबूत संधिया नहीं थी। तो बहुत सारे कारण थे जो मैंने अभी पढ़े हैं। तो इन्हीं कारणों से सवाल बनेंगे और इन्हीं कारणों का उत्तर देना है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रह जाएगी, पूरी तरीके से याद रह जाएगी, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।